हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल द पाई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे और प्रश्नावली 4.1 को सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये चैप्टर है क्या, किस बारे में आपको आप इसमें किस बारे में आप डील करेंगे इस पर। तो चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो चर होते क्या हैं आप वो समझ लीजिए। तो दो चीज़ होती है, एक चर होता है और एक अचर होता है। चर किन्हें बोलते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती है, जिनकी वैल्यू बदलती रहती है। जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, a b c d हो गया। कोई भी अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स जो भी आएगा वो आपका क्या होगा? चर राशि। क्यों? क्योंकि आप इनकी वैल्यूज कुछ भी रख सकते हो। कभी कभार आप x की वैल्यू 1 रख सकते हो, कभी 4, कभी 5, कुछ भी आप रख सकते हो। अचर राशि, अचर राशि क्या होगी? जिनकी वैल्यू फिक्स है। जैसे 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी। माइनस का 5 की वैल्यू माइनस का 5 ही रहेगी, आप इसको 6 नहीं बोल सकते हैं। ऐसे 10। तो ये सारी अचर राशि है। तो इन समीकरण में जो रैखिक समीकरण आएगी उसके अंदर कितने चर होंगे? दो चर होंगे। तो मैं दो चर ले लेता हूँ, x और y। ठीक है, इनके साथ आप कुछ भी नंबर लगा सकते हो। जैसे मैंने इसके साथ 4 लगा दिया, इसके साथ 5 लगा दिया, दोनों को प्लस करा और इक्वल के इधर 3 लिख दिया। तो ये मेरी हो गई एक रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण की पहचान याद रखें। रैखिक समीकरण किसे बोलते हैं? रैखिक समीकरण में दो चर राशि आएंगी। जैसे यहाँ पे x और y आ गया, और इनकी जो घातें हैं, इनकी जो पावर है वो हमेशा एक एक रहेगी। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे 2 लिख दिया इसकी पावर, तो ये रैखिक समीकरण नहीं रहेगी। तो रैखिक समीकरण क्या होगी? जैसे 3x माइनस 2y माइनस का 5 इक्वल के 0। ये आपकी एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, यहाँ पे दो चर होने चाहिए और तीसरे वाले में चर राशि नहीं होनी चाहिए। 0 भी हो सकता है वैसे, ये ऐसा भी आप लिख सकते हो, 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये भी आपकी एक रैखिक समीकरण है। x y की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 3s माइनस 2t माइनस का 5 इक्वल टू 0। ये आपकी रैखिक समीकरण है। और भी आप कुछ भी लिख सकते हो, 4a माइनस 3b इक्वल टू 5। ये आपकी रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण में हमेशा याद रखें, हम ज़्यादातर x y ही यूज़ करते हैं, लेकिन आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, उससे उसमें इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ज़्यादातर हम x और y यूज़ करेंगे। 3x माइनस 2y माइनस का 5 इक्वल टू 0। ये रैखिक समीकरण है। 4x प्लस 3y इक्वल टू 10। ये आपकी रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो रैखिक समीकरण की जो पहचान है वो आप समझ गए होंगे। अब इसको रैखिक समीकरण क्यों बोलते हैं? तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो उसका ग्राफ एक सीधी रेखा आती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी जब भी आप इसका ग्राफ बनाओगे। तो ग्राफ अपन 4.3 प्रश्नावली में देखेंगे किस टाइप से इसका ग्राफ बनता है। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि रैखिक समीकरण होती क्या है। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो 4.1 है। हाँ, इसमें एक चीज़ समझ लीजिए, इसका व्यापक रूप, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। तो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? तो देखिए, हमने इसके अंदर देखा था कि x आ रहा है। ठीक है, x आया, x के साथ गुणे में कोई भी x आपकी संख्या आ जाएगी। संख्या को मैंने कैसे बता दिया? a से। प्लस एक y आएगा, y के गुणे में कोई सी भी एक संख्या आ जाएगी। ठीक है, प्लस c, कोई सा भी एक खाली वाला पार्ट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 आ गया, इधर 5 आ गया, कुछ भी आ गया, इक्वल के इधर 0। तो ये रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। और यहाँ पर a, b और c ये तीनों कैसे होंगे? एक अचर राशि होंगी। ठीक है, अचर राशि मतलब इनकी वैल्यू फिक्स रहेगी। किसकी? a की, b की और c की। तो ये रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। चलिए शुरू करते हैं 4.1। तो पहला क्वेश्चन क्या है? एक नोटबुक की कीमत दे रखी है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। तो इस कथन को आपको रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। उसने एक हिंट दे रखी है। क्या दे रखा है? कि नोटबुक की कीमत को आप x बोल दो, कलम की कीमत को आप y बोल दो। तो आपको इसका रैखिक समीकरण बनानी है। अच्छा, रैखिक समीकरण बनाना बहुत ही आसान है। समझिए, क्वेश्चन को आप दोबारा से वापस से पढ़ लीजिए और उसको अच्छे से समझिए। ठीक है, उसने बोला है
नोटबुक की जो कीमत है वो कलम से दुगनी है, डबल है। अगर कलम, ठीक है, कलम और नोटबुक, अगर मैं बोलूँ कलम की कीमत 10 है तो नोटबुक की कीमत कितनी हो जाएगी? 20, उससे डबल है, ऐसा उसने बोला है, दो गुनी है। अगर कलम की कीमत 5 है तो नोटबुक कितनी हो जाएगी? 5 × 2, मतलब उससे डबल हो जाएगी। अगर कलम की कीमत 20 है तो ये कितनी हो जाएगी? 20 × 2, 40, ठीक है, मतलब उससे डबल, 20 का डबल 40। क्लियर है? तो आपको हिंट में उसने बोला क्या है कि नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत से दुगनी है और आपको इसकी समीकरण बनानी है। तो समीकरण बनाना समझ लीजिए। तो देखिए, अगर नोटबुक 20 की है, कलम कितने का होगा? 10 का होगा। क्या मैं इन दोनों को इक्वल करके लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, क्योंकि 20 10 से छोटा है, इसलिए आपको इस छोटे वाले में 2 का इंटू करना पड़ेगा। तो देखिए, अब ये दोनों पार्ट सेम हो जाएंगे, हो गए। अगर मैं बोलूँ नोटबुक 10 की है तो कलम कितने का होगा? 5 का। क्या मैं इन दोनों को इक्वल करके लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, मुझे छोटे वाले को क्या करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा। सेम चीज़, अगर नोटबुक 40 की है, कलम 20 का है, क्या मैं इन दोनों को इक्वल करके लिख सकता हूँ? नहीं करके लिख सकता, क्योंकि 40 बड़ा है, 20 छोटा है। तो छोटे वाले को आपको क्या करना पड़ेगा? 2 का इंटू करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में बोला है, जो हिंट दे रखी है, हिंट में उसने बोला है कि आपको नोटबुक की कीमत को क्या बोल देना है? x रुपये, और कलम की कीमत को क्या बोल देना है? y रुपये, ठीक है। तो अगर नोटबुक की कीमत x है, कलम की कीमत y है, क्या मैं इन दोनों को बराबर करके लिख सकता हूँ? मैं इन दोनों को बराबर करके नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू ज़्यादा है, y की वैल्यू कम है। तो इसमें मुझे 2 का इंटू करना पड़ेगा और 2 का गुणा करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। तो ये आपकी समीकरण बन जाएगी। तो आप इसको लिखोगे कैसे? सॉल्यूशन कैसे करोगे इसका? तो फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन है, यहाँ पे आप लाइन लिख दीजिए कि माना नोटबुक की कीमत x रुपये तथा कलम की कीमत y रुपये है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रश्नानुसार, जिस हिसाब से क्वेश्चन में दे रखा है उसके हिसाब से प्रश्नानुसार मुझे क्या मिल जाएगी? समीकरण ये वाली मिल जाएगी। मतलब x किसके इक्वल होगा? 2y के इक्वल होगा। अभी आपकी रैखिक समीकरण बन गई है। आप चाहो तो इस पूरे को इक्वल के इधर ला सकते हो। तो ये पूरा प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इक्वल के इधर कुछ भी नहीं बचा, मतलब 0। तो ये आपकी रैखिक समीकरण बन गई है, इसका आंसर आ गया है। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें क्या दे रखा है कि रैखिक समीकरण को आप ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त करके a, b और c का मान आपको बताना है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप आसानी से बना सकते हो। चलिए देखते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन को आपको इससे तुलना करनी है और आपको a, b और c की वैल्यू बतानी है। अब देखिए, यहाँ पे तुलना करने से पहले इक्वल के इधर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो यहाँ पे भी आपको इक्वल के इधर 0 बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ? इस पूरे पार्ट को इक्वल के इधर लेके आ रहा हूँ। ये प्लस का है, इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इक्वल के इधर बच गया 0। अब इसकी तुलना अपन इससे करेंगे, तो ax by + c = 0। तो x की जगह पे x है, a की जगह पे कौन है? 2 है, y की जगह पे y है, b की जगह पे कौन है? 3 है, c की जगह पे कौन है? 9.35 का बार। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, तो c की वैल्यू माइनस में हो जाएगी। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था, इसलिए b की वैल्यू अपने ने 3 ली। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था, इसलिए a की वैल्यू अपने ने 2 ली, प्लस का 2। लेकिन c पे देखो, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, इसलिए c की वैल्यू माइनस का ली। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम इसी टाइप से हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी। अच्छा, इसमें देखिए नीचे की तरफ 5 आ रहा है, तो एक काम करते हैं, पहले अपन 5 को हटा देते हैं। 5 हटेगा कैसे? मैं पूरी समीकरण में 5 का गुणा कर रहा हूँ। मुझे नीचे से 5 हटाना है,
तो मैं क्या कर रहा हूँ, 5 का गुणा करने पर 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सब कुछ में, तो x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। ये मेरी समीकरण थी। मैंने सब जगह 5 का गुणा करा, यहाँ भी 5 का गुणा, यहाँ भी 5 का गुणा, यहाँ भी 5 का गुणा और लास्ट में 5 का गुणा। सब जगह मैंने 5 का गुणा कर दिया। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, 5 का x में गुणा 5x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा 50, 0 का 5 में गुणा 0। अब इसकी तुलना कर लो व्यापक रूप से, तो यहाँ पे लाइन लिख सकते हो, समीकरण की तुलना व्यापक रूप से करने पर। तो x की जगह पे x है, a की जगह पे कौन है 5, y की जगह पे y है, b की जगह पे कौन है, तो यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब आप 1 लिख सकते हो। तो b की वैल्यू माइनस का 1, क्यों माइनस का 1, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस का था। ऐसे ही c की वैल्यू माइनस का 50। तो इस टाइप से आप इसके बाकी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आप वीडियो को पॉज करें, मैं आपको डायरेक्ट सभी के सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। मैथ्स में आप खूब प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप मैथ्स समझ आएगा आपको। तो ये इसका सॉल्यूशन है थर्ड वाले का। ये जो 6 था, मैं इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले गया क्योंकि आपको यहाँ पे 0 बनाना है। तो 6 प्लस का था, इक्वल के इधर गया तो माइनस का हो जाएगा। अब तुलना कर लीजिए, a की जगह पे माइनस का 2, b की जगह पे 3, c की जगह पे माइनस का 6। सेम ये बाकी का क्वेश्चन है। x इक्वल टू 3y है, तो इस 3y को पूरे को उठा के मैं इक्वल के उधर ले गया, ये प्लस का है, इधर गया तो माइनस का हो गया। अब तुलना कर लीजिए, x की जगह x है, a की जगह पे कौन है 1 है, y की जगह पे y है, b की जगह माइनस का 3। अब c वाला पार्ट देखो यहाँ पे मिसिंग है, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। सेम चीज़ यहाँ पे फिफ्थ वाले में, माइनस के 5y को इधर लेके आए इक्वल के दूसरी तरफ, तो ये प्लस का हो गया। अब तुलना कर लीजिए, x की जगह x, a की जगह 2, y की जगह y, b की जगह 5, c की जगह कुछ है ही नहीं, तो c की वैल्यू 0। थर्ड वाले में भी सेम ऐसे ही होगा, x की जगह पे x है इसलिए a की वैल्यू 3 हो गई। अब देखिए यहाँ पे y आ रहा है, तो ऊपर कहीं पर भी y नहीं आ रहा है, इसलिए b की वैल्यू 0 हो गई, ठीक। अगर यहाँ पे y होता तो b की वैल्यू कुछ हो जाती, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाला पार्ट हो जाएगी, तो c की वैल्यू हो गई 2। सेम ये वाले में y माइनस 2 इक्वल टू 0, इसकी तुलना अपन व्यापक रूप से कर रहे हैं। तो देखो x की जगह पे यहाँ कहीं पर ऊपर कुछ भी नहीं है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 0, y की जगह पे y है, b की जगह पे कौन है या कुछ नहीं मतलब 1 है, तो b की वैल्यू 1 हो गई, c की वैल्यू माइनस कर दो। सेम ये लास्ट वाला 5 को इधर लेके आए, इसको मैंने जमा लिया, पहले 2x माइनस 5 को लिखा इक्वल के इधर 0, तो x की जगह x है, a की जगह कौन है 2, y की जगह यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो b की वैल्यू 0 हो गई, ऐसे c की वैल्यू माइनस का 5। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।